अरविंद केजरीवाल अब चौतरफा घिर गए हैं। केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से फंस जाएंगे। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अब केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अरविंद केजरीवाल खुद भी भ्रष्टाचार के कारण ईडी की रडार पर हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार बतौलेबाजी ही कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग लगातार उन्हें भ्रष्टाचारी की तरह देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ईडी को बीजेपी चला रही है। ईडी एक साजिश के तहत काम कर रही है। ईडी लगातार केजरीवाल को तलब कर रही है, लेकिन केजरीवाल हैं कि खुद ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि ईडी बीजेपी के अनुसार काम कर रही है। तो बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। एक तरफ ईडी केजरीवाल के पीछे पड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है। बीजेपी ने केजरीवाल साहब का दूध और शराब का शराब अलग कर दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के चौथे समन को भी दरकिनार कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने जांच एजेंसी पर आरोप लगाया है कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में बीजेपी ने केजरीवाल को कथित शराब घोटाले का सरगना बताया है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है, इसीलिए ईडी से थर-थर कांप रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि भारत में सबसे बड़ा कट्टर बेईमान कांप रहा है, थर-थर सर्दी में निकल रहे हैं पसीने। बीजेपी की ओर से गौरव भाटिया ने कहा है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजा और उनसे पूछताछ करना चाहिए। ये तो न्याय संगत और कानून संगत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या हुआ कि सर्दी में आपके पसीने छूट रहे हैं, आप थर-थर कांप रहे हैं, आपको डर लगने लगा है। आपको ये जानकारी हो गई है कि जेल की सलाखों के पीछे जो आरोपी बैठे हैं, जिन्हें आप कट्टर ईमानदार बताते थे, लेकिन जो निकले कट्टर बेईमान। बीजेपी के नेता ने कहा है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि मेरे भैया शराब घोटाले के सरगना मेरे पास कब आओगे। भाटिया ने सीएम केजरीवाल पर अटैक करते हुए आगे कहा कि जब शराब घोटाला के सरगना अंदर जाएंगे, जिस पर अब यकीन हो रहा है कि इनको अंदर जाना पड़ेगा, ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं। गौरतलब है कि केजरीवाल ईडी के 4 समन को अब तक दरकिनार कर चुके हैं। इस पर गौरव भाटिया ने कहा है, पहला समन विधानसभा चुनाव है, इसीलिए नहीं जा पाऊंगा जी। दूसरा समन विपश्यना करनी है मुझे, इसीलिए नहीं जा पाऊंगा। तीसरा समन लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। चौथा समन अब ये बताया जा रहा है कि वो बच्चों को पुरस्कार देने गए हैं। तो देखा आपने कैसे ईडी के पास न जाकर केजरीवाल ने बीजेपी को उन्हें घेरने का बड़ा मौका दे दिया है। अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अरविंद केजरीवाल के साथ परेशानी ये है कि वह हमेशा पीछे की ही रोटी खाते हैं। वह उस राजनीतिक रोटी का लुत्फ उठाते हैं जिसको सब छोड़ चुके होते हैं। अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही अपने राजनीतिक कुनबे का विस्तार करने में लगे रहे हैं, लेकिन इस पूरे खेल में उनको फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। दिल्ली के मुखिया के हाथ में जैसे ही दिल्ली की सत्ता हाथ में आई, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जरूरत से ज्यादा ही बढ़ गई और उन्होंने राजनीतिक पर्यटन करना शुरू कर दिया। वह राज्य घूमकर बिना संगठन ही अपने राजनीतिक विस्तार में लगे रहे। कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल की बातों पर भरोसा भी किया, लेकिन हालत ये हो गई कि जिस तेजी के साथ अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति के केंद्र में आए, उसी तेजी से वह रसातल की तरफ भी चले गए। एक एक करके केजरीवाल साहब का कुनबा छोड़कर जा रहे हैं। दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़ और अब हरियाणा से भी आपके नेता झाड़ू का साथ छोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन कर आम आदमी पार्टी अपना अस्तित्व बचाना चाहती है, लेकिन आपके बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अशोक तंवर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तंवर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे लेटर में कहा कि कांग्रेस के साथ जाने के कारण वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अशोक तंवर ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए और कांग्रेस के साथ आपके जाने के कारण मेरी नैतिकता मुझे हरियाणा के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पद पर बने रहने की अनुमति नहीं देती है। ऐसे में पार्टी की प्राथमिकता, सदस्यता और अन्य सभी जिम्मेदारियों से मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। तंवर ने कहा कि देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहने के कारण मेरा हमेशा से संविधान में विश्वास रहा है।
ऐसे में मेरे लिए सबसे पहले देश और यहाँ के लोग हैं। मैं देश, हरियाणा और भारत की बेहतरी के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। अशोक तंवर ने ऐसे समय पर इस्तीफा दिया है जब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेजी से चल रही है। साल 2024 के आखिर में हरियाणा विधानसभा चुनाव भी होना है। इस कारण आपके लिए ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अशोक तंवर अब बीजेपी की ओर से नई सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। दोनों दलों में दिल्ली और पंजाब की लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन आपके बड़े नेता रहे अशोक तंवर को ये पसंद नहीं आया कि जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को भ्रष्ट बताया करते थे, वो अब कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुके हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल एक ऐसी राजनीतिक दुविधा में फंस गए हैं कि वो अपना बड़ा राजनीतिक आशियाना बनाना तो चाहते हैं, लेकिन इस काम में उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो घोटाले की पटकथा लिखी, उसमें वो बुरी तरह से फंस गए हैं। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार और राजनीतिक लीपापोती से छुटकारा दिलाने की बात करते थे, उन्होंने ही सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार का बरगद लगा दिया है, या यूं कह लीजिए कि भ्रष्टाचार का वट वृक्ष लगा दिया है। केजरीवाल कहते थे कि हम विकास यात्रा की गंगोत्री बहा देंगे अपने शासनकाल के दौरान, लेकिन हालत ये हो गई है कि विकास तो छोड़िए, हर जगह भ्रष्टाचार की ही इबारत लिख दी केजरीवाल सरकार ने। लेकिन जब फंसने लगे तो जांच एजेंसियों से डर के मारे भागने लगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के मुताबिक जब केजरीवाल सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वो कहते थे कि नेता के जीवन में पारदर्शिता हमेशा से रहनी चाहिए, नेता को नैतिकता का सर्वोच्च उदाहरण पेश करना चाहिए। लेकिन केजरीवाल ने ना अपनी बातों पर अटल रह सके और न ही दिल्ली के भीतर विकास को नई धार दे पाए हैं। बल्कि हुआ ये है कि केजरीवाल साहब ने गुर्बत का गहना पहन लिया और नैतिकता को तो उन्होंने किसी टाट पर फेंक कर भूल गए हैं। केजरीवाल लगातार एजेंसी से मुंह छिपा रहे हैं, जिसके कारण शक और गहरा होता जा रहा है कि क्या वाकई में केजरीवाल ईमानदार हैं भी या नहीं, सिर्फ ईमानदार होने का दावा मात्र कर रहे थे। एक बार फिर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद राजधानी की सियासत सर्द मौसम में भी गर्म हो गई है। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने उन्हें चौथी बार इस केस में पेश होने के लिए समन भेजा था। हालांकि पिछले 3 बार की तरह ही इस बार भी केजरीवाल जांच एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। ईडी दफ्तर के बजाय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हालांकि इस बात की पहले से ही उम्मीद जताई गई थी कि दिल्ली सीएम चौथी बार भी ईडी के समन पर उसके दफ्तर नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ईडी की कार्रवाई से केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। लगातार चौथी बार ईडी के समन को दरकिनार करने के बाद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तार करना ही मकसद है, ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सके। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने एजेंसी पर मारपीट करके आरोपियों से झूठे बयान दिलवाने का आरोप चढ़ा। साथ ही ये भी कहा कि ईडी को बीजेपी चला रही है। इसके अलावा केजरीवाल ने ईडी के समन को राजनीतिक साजिश बताया है। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल ईडी से घबराकर ईडी के पास जाने से बच रहे हैं। सवाल है कि अगर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है तो वो ईडी के पास जाने से क्यों डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन अगर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है तो ईडी के पास उनके खिलाफ सबूत कहां से आएंगे। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही है। केजरीवाल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी निर्दोष बता रहे हैं और उन्हें कट्टर ईमानदार कह रहे थे, लेकिन ईडी ने कोर्ट में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ ऐसे ठोस सबूत पेश किए कि इन्हें अब तक कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। ऐसे क्या केजरीवाल को भी यही डर है कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो उनके लिए भी बाहर आना मुश्किल हो सकता है। राहुल गांधी से सब बिछड़ गए हैं। धीरे धीरे राहुल गांधी कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो तमाम कोशिशों के बाद भी लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं कि स्वामी भक्ति के आगे मजबूर होकर कुछ भी नहीं कह पाते हैं। अभी हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने भी पार्टी छोड़ दी और देवड़ा परिवार का कांग्रेस से 55 साल का पुराना रिश्ता टूट गया है। लेकिन मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ने के बाद एक और खुलासा किया है और कांग्रेस की पोल खोल दी है। मिलिंद देवड़ा ने खुलासा कर बता दिया है कि कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस टेंशन में थी।
कांग्रेस एक बार फिर राहुल गांधी को लॉन्च करने की तैयारी में थी, लेकिन मिलिंद देवड़ा ने लॉन्चिंग पैड को ही ध्वस्त कर दिया और एक बार फिर राहुल की सियासी लॉन्चिंग शुरू होने से पहले ही फेल हो गई, जिसकी वजह से कांग्रेस के नेता तिलमिला गए। दरअसल कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद शिवसेना में शामिल होकर मिलिंद देवड़ा कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने बता दिया है कि कैसे राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के दिन उनके इस्तीफे से कांग्रेस में खलबली मच गई थी, क्योंकि मिलिंद देवड़ा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि पार्टी में मुझे रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का फोन आया था और उन्होंने कहा कि जिस दिन राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लॉन्च कर रहे हैं उस दिन वो पार्टी ना छोड़ें, उसके बाद छोड़ दे। लेकिन मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस के उस वरिष्ठ नेता की बात नहीं मानी और उन्होंने उसी दिन इस्तीफा देकर राहुल गांधी की यात्रा पर ग्रहण लगा दिया। कांग्रेस के नेता ये सोच रहे थे कि यात्रा शुरू होने के दिन राहुल गांधी मीडिया में छाए रहेंगे, लेकिन उस दिन मिलिंद देवड़ा खबरों में छाए रहे और सवाल उठने लगा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं तो भारत को कैसे जोड़ेंगे। ऐसे में राहुल गांधी को पहले कांग्रेस के भीतर कांग्रेस को बचाने के लिए एक यात्रा निकालनी चाहिए, फिर उन्हें देश में यात्रा पर निकलना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने के दिन मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा था कि जाहिर तौर पर यह सब एक तमाशा था और उन्होंने जाने का मन बना लिया था और उनके पार्टी छोड़ने की घोषणा करने का समय स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री की तरफ से तय किया गया था। मतलब मिलिंद देवड़ा की पार्टी छोड़ने से ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को इस बात की थी कि राहुल गांधी की यात्रा जिस दिन शुरू हो रही थी उसी दिन मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा क्यों दिया। कांग्रेस ये दिखाना चाहती थी कि लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा हो गया। नए लोगों के पार्टी के साथ जुड़ना तो दूर की बात है, पार्टी के बड़े युवा नेता पार्टी से इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे से कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिर्ची इस बात से ही लगी कि उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को शुरू होने से पहले ही फ्लॉप करवा दिया। वहीं लोकसभा चुनाव से ऐन पहले मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह से राहुल गांधी से बिछड़ने की बेला लगा रखी है, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी वीरान कांग्रेस के राजा होंगे। कांग्रेस के भीतर की अंतर्कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक एक करके कांग्रेस के कई दिग्गज कांग्रेस को अलविदा कह गए। कांग्रेस और राहुल का कुनबा अंतर्कलह की वजह से धीरे धीरे खत्म होता चला गया, लेकिन कांग्रेस इसके बाद भी सीख लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के भीतर कई नेताओं के बीच चूतम पैजार मची हुई है। कांग्रेस आलाकमान के सामने भी मुसीबत है कि पहले राहुल गांधी को राजनीति में ठीक से लॉन्च करें या पार्टी के भीतर चल रही भीतरघात को शांत करें। लेकिन कांग्रेस आलाकमान के लिए तो पार्टी से पहले एक ऐसे नेता की इमेज सुधारने की चुनौती है जो अपने अधीरपन की वजह से एक बार अपनी सांसदी तक गंवा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस नेता तो स्वामी भक्ति में ऐसे मगन है कि जाए पार्टी रसातल में, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही युवराज से मतलब है। वैसे भी राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा देती है। पहले शुरू की तो दिग्गज गुलाम कांग्रेस से आजाद हो गए, तो अब मिलिंद देवड़ा। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों में पंजाब से कांग्रेस का एक सीटिंग एमपी पार्टी छोड़ सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं और उस सांसद ने ये बात खुद कांग्रेस आलाकमान को चेता दी है। पंजाब कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के नेता पहले ही पार्टी आलाकमान से अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। सिद्धू को लेकर पार्टी के एक सांसद ने पार्टी नेतृत्व को अल्टीमेटम थमा दिया है। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने साफ कहा है कि पार्टी 10 दिनों के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू को बाहर का दरवाजा दिखाए। बिट्टू इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश के लिए एक मिसाल पेश करे तो 10 दिनों के अंदर या तो सिद्धू या उन्हें पार्टी छोड़नी होगी। पार्टी की प्रदेश इकाई से परामर्श किए बिना रैलियां आयोजित करने के बाद कांग्रेस नेता कई हफ्तों से सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये कहकर उन्हें सही ठहराया था कि वह पार्टी की नींव को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। इंडिया टुडे टीवी को दिए एक इंटरव्यू में लुधियाना सांसद रवनीत बिट्टू ने
2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा नवजोत सिंह सिद्धू पर फोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव अंदरूनी कलह के कारण हारी है। उन्होंने कहा है कि मैं इस बारे में 100% आश्वस्त हूं। लोकसभा चुनावों में आपके साथ गठबंधन पर रवनीत बिट्टू ने कहा कि ग्रामीण स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने आपसे गठजोड़ करने से मना किया है। उन्होंने इसके पीछे के कारणों को गिनाते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ बहुत झूठ बोला है और सत्ता में आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ राज्य एजेंसियों और पुलिस का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के प्रदेश नेताओं ने इस मामले में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पंजाब कांग्रेस मामलों के प्रभारी देवेंद्र यादव को अपनी राय से अवगत करा दिया है। रवनीत बिट्टू ने कहा कि हमने सलाह दी है कि कांग्रेस को पंजाब में अकेले लड़ना चाहिए, लेकिन बाकी पार्टी आलाकमान पर निर्भर है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों पार्टी से अलग खुद ही पंजाब में घूम घूम कर रैली कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को भी निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे में पार्टी के कई नेता सिद्धू से नाराज बताए जा रहे हैं। तो देखा आपने कि कैसे सिद्धू ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला लेता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस को भी जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।